जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी बिहार एसएससी फिजिक्स वन लाइनर जीके के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एसएससी बिहार एसएससी फिजिक्स वन लाइनर जीके का पहला क्लास डिस्कस करा था, जहां पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 वन लाइनर को डिस्कस किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग महत्वपूर्ण 30 वन लाइनर जीके को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका फिजिक्स से रिलेटेड होगा और ये सभी वन लाइनर आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाना होगा सर, क्योंकि एक बार हमारा वीडियो गड़बड़ा गया था, बहुत तगड़ा वाला सर छींक आ गया था, जिस वजह से हमको दोबारा शुरुआत करना पड़ा। तो ध्यान देंगे सर कि आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा डैश होती है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है इसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग पीई कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी कहते हैं mgh होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। फिर चाहे आपका घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा हो, या फिर बांध बना करके आप पानी को रोके रखो, या फिर आप किसी और वस्तु के स्थिति की बात करो, हर जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगी? तो सर वस्तु के स्थिति के चलते स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। साथ ही इसमें आगे कहा जा रहा है कि डैश के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को कई बार याद करा है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है इस पे बहुत सारे यंत्र कार्य करते हैं। कौन सा यंत्र? जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी की, विद्युत बैटरी की, तो वो केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा होता है, तो बैटरी आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर हम लोग बात करते हैं सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब सोलर पैनल भी किस पे कार्य कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। तो भाई मेरे, आपसे जो कहा जा रहा है कि डैश के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, तो आप सभी कहेंगे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति HP डैश के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया था इस बार, और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होती है। और ध्यान में रखेंगे कि HP से हम लोग किसका शक्ति मापते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मशीनों की शक्ति को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? HP का यूज करते हैं। और एक HP कितना के बराबर होता है? आप कहेंगे सर एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। और ध्यान में रखिएगा कि ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति का यूनिट क्या होता है, शक्ति का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे डैश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक सीधा सीधा डेफिनेशन है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग पलायन वेग की बात करते हैं, एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि ये वो न्यूनतम वेग होता है जिससे अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर कभी पृथ्वी पे लौट करके नहीं आता है। तो मेरे मित्र, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो आप कहेंगे सर इसी को हम लोग पलायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे
कि पृथ्वी से अगर हम लोग पलायन वेग की बात करते हैं तो कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा पर पलायन वेग की तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी ये होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वो रिटर्न पृथ्वी पे नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? क्योंकि सर वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी वस्तु को चंद्रमा के सतह से 2.4 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो सर वो चंद्रमा के सतह पे वापस नहीं आएगा। तो जब भी बात की जाएगी पलायन वेग की तो आप समझ जाना कि ये वैसा न्यूनतम वेग है जिसके अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वो वस्तु पृथ्वी पर फिर से रिटर्न नहीं आएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा जा रहा है कि डैश का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। मेरे मित्र यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है भू अस्थायी उपग्रह की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट कहते हैं या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि भू अस्थायी उपग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? सर्दी हो गया है तगड़ा। भू अस्थायी उपग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो भू अस्थायी उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित होते हैं। और इस भू अस्थायी उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय होता है वो पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन काल के बराबर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितना देर में लगा लेता है? आप कहते हैं 24 घंटा में लगा लेता है। तो यहाँ पे जो हम लोग भू अस्थायी उपग्रह की बात कर रहे हैं ये पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। और ये क्या करता है? तो सर जो पृथ्वी का घूर्णन काल है उतना ही समय में ये भी पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तो मेरे मित्र दोनों का घूर्णन काल समान है तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे की अपेक्षा स्थिर दिखाई पड़ेगा। अगर दो गाड़ी एक दूसरे के डायरेक्शन में समान वेग के साथ चल रही है तो आप क्या कहेंगे कि दोनों गाड़ी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहेगा। तो यहाँ पे ग्रह और उपग्रह की बात की जा रही है। आप कहेंगे कि सर जब हमसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तो आप बार बार ये कह रहे हो कि जो भू अस्थायी उपग्रह होता है इसका जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे भू अस्थायी उपग्रह। क्या होगा सर आंसर हमारा? भू अस्थायी उपग्रह। भू अस्थायी उपग्रह का घूर्णन काल कितना होगा? 24 घंटा होगा जो कि पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन काल के बराबर है और इसीलिए ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई पड़ता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका ये भू अस्थायी उपग्रह है ये पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर रहता है, पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर रहता है, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये पृथ्वी तल से जो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। परिक्रमण काल आप कहेंगे 24 आवर, यानी कि 24 आवर में ये क्या करेगा? तो सर पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो भू अस्थायी उपग्रह है सर ये पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भू अस्थायी उपग्रह है इसका परिक्रमण का डायरेक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे पश्चिम से पूरब। परिक्रमण काल कितना होता है? 24 आवर। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होती है? आप कहेंगे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? नेक्स्ट करा जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक डैश होता है। आप सभी कहेंगे बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है सर। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है। तो न्यूटन, फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पास्कल। तो यहाँ पे आप दोनों चीज लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसी को सर पास्कल बोला जाता है तो आप पास्कल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा का अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी ये जो बैरोमीटर है इसमें क्या कैसे होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक से नीचे गिर जाना, ध्यान देंगे कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक से नीचे गिर जाना किसका संकेत है?
आंधी आने का संकेत है। पाठ्यांक का अचानक एकाएक नीचे गिर जाना आंधी आने का संकेत। पाठ्यांक किसका? बैरोमीटर का, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना बारिश होने की संभावना को बताएगा। और बैरोमीटर के पाठ्यांक का ऊपर की ओर चढ़ना मौसम स्वच्छ होने के बारे में बताता है। तो तीन चीज ध्यान में रखिएगा, अचानक से नीचे गिर गया मतलब आंधी तूफान आ जाएगा, धीरे धीरे गिर रहा है झमाझम बारिश होगा, और ऊपर की ओर चढ़ रहा है बैरोमीटर का पाठ्यांक मतलब मौसम क्या है हमारा साफ रहेगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है। तो आप कहेंगे सर बढ़ जाना का तो आपने कहीं पे जिक्र ही नहीं करा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक से नीचे गिर जाना मतलब घट जाना, अचानक से घट जा रहा है तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे घट रहा है तो आप कहेंगे सर बारिश होने की संभावना होगी, और सर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है या फिर अचानक से ऊपर चढ़ रहा है तो आप कहेंगे मौसम साफ रहेगा। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही रिलेट कर रहा है कि वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाता है मतलब पारा जो है ऊपर चढ़ रहा है, तो पारा ऊपर चढ़ेगा तो मौसम क्या होगा? स्वच्छ रहेगा, सूचित करता है कि मौसम मौसम साफ रहेगा। मौसम क्या होगा? साफ रहेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखेंगे कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना बारिश होने की संभावना बताएगी, अचानक से नीचे गिरना क्या कहेंगे? आंधी तूफान आने की संभावना को जिक्र करेगा, जबकि ऊपर चढ़ना मौसम साफ होने के बारे में बताएगा। अब चाहे वो अचानक से चढ़े या फिर धीरे धीरे चढ़े, दोनों ही कंडीशन में अगर ऊपर चढ़ रहा है यानी कि पारा चढ़ रहा है तो आप कहेंगे मौसम साफ रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि डैश वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। यहां पे होगा डैश के कारण, यहां पे कारण टाइपिस्ट छोड़ दिया है सर। डैश के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। मेरे मित्र आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि किसके चलते जो बारिश की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, और साथ ही साथ जो सेविंग ब्रश होता है जब उसको पानी में डुबोते हैं तो वो सट जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये पृष्ठ तनाव के चलते होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो सर एक ही तरह के जो पदार्थ होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो अणु होगा वो एक ही प्रकार का अणु होगा, तो समान प्रकार के अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है जिस वजह से वो क्या होते हैं? अणु आपस में चिपक जाते हैं। और समान प्रकार के अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है तो इस आकर्षण बल को ससंजक बल बोला जाता है। क्योंकि द्रव की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव के अणु होंगे, तो जो द्रव के अणु होंगे वो ससंजक बल के चलते यानी कि समान अणु के चलते आपस में चिपक जाएंगे, जिस वजह से ये गोलाकार आपको दिखाई पड़ेगा। और साथ ही जो सेविंग ब्रश है उसको पानी में डुबोते हैं तो उसका केस कैसा होता है? तो सर चिपटा हुआ दिखाई पड़ता है, मतलब सटा हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब साफ है यहाँ पे जो बात की जा रही है कि डैश के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार तथा सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे होते हैं। आप कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण सर? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें आपको गोलाकार दिखाई पड़ती है, और सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में क्या होते हैं? सटे होते हैं। ये पृष्ठ तनाव कौन से बल के चलते होता है? तो आप सभी याद रखना कि पृष्ठ तनाव जो है वो अणुओं के ससंजक बल के चलते होता है। किसके चलते होता है? ससंजक बल के चलते होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ससंजक बल और असंजक बल दो टाइप के फोर्स होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव जब भी बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी दो समान प्रकार के अणु के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा होगा वो ससंजक बल कहलाएगा, और जो दो विपरीत प्रकार के अणुओं के बीच में बल लग रहा होगा वो हमारा एडेसिव यानी कि असंजक बल कहलाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कि डैश के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी केशिकत्व के कारण। किसके कारण सर? केशिकत्व के कारण। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कहेंगे कि गुरुजी ये केशिकत्व क्या है? तो मेरे मित्र केशिकत्व एक घटना है। किस प्रकार की घटना है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसी घटना जिसमें कोई द्रव केश नली के ऊपर या नीचे चढ़ता है, वैसी घटना जिसमें कोई द्रव आपका केश नली के सहारे यानी कि कैपिलरी ट्यूब के सहारे ऊपर या नीचे चढ़ता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। या सरल शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि केश नली में कैपिलरी ट्यूब में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरने की जो घटना होती है वही केशिकत्व कहलाती है। और लालटेन की बत्ती में जो तेल ऊपर
ऊपर चढ़ता है वो किसके चलते? केशिकत्व के घटना के चलते, कैपिलरी के फिनोमिना के चलते। नेक्स्ट यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉटिंग पेपर से स्याही को सुखाया जाना भी डैश के कारण होता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी जो है वो केशिकत्व के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण ही होता है। पौधे में जो जल का संवहन होता है ऊपर की ओर, वो भी किस घटना के चलते? तो सर केशिकत्व के चलते ही होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे डैश का उदाहरण है। आप कहेंगे गुरुजी ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग जब भी चलेगी तो अनुदैर्घ्य तरंग का जो गमन होगा वो संपीड़न और विरलन के रूप में होगा। अनुदैर्घ्य तरंग का गमन संपीड़न और विरलन के रूप में होगा, जबकि जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, इसका गमन जो है वो शीर्ष और गर्त के रूप में होगा। किस रूप में होगा? शीर्ष और गर्त के रूप में होगा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आवृत्ति को डैश में मापा जाता है। आप कहेंगे गुरुजी आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, यानी कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है? आप कहिएगा हर्ज होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि ध्वनि का वेग पर डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सवाल यह है कि गुरुजी ध्वनि का वेग प्रभावित किससे होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कि जो ध्वनि का वेग है वो जो आपका ध्वनि का वेग है ये HTP एवं माध्यम के वेग से प्रभावित होती है, प्रवाहित नहीं सर। ध्वनि का जो वेग है वो HTP एवं माध्यम के वेग से प्रभावित होती है, माध्यम के वेग से प्रभावित होती है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र H4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? H4 ह्यूमिडिटी हो जाएगा। H4 ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता हो जाएगा। यहाँ पे T4 क्या होगा? T4 आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान हो जाएगा और P4 प्रेशर यानी कि दाब हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी सर? दाब की, तो ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या कहेंगे हम लोग कि अगर आर्द्रता बढ़ाएंगे ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, लेकिन ध्वनि के वेग पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि माध्यम के वेग की दिशा में, माध्यम के कण के वेग की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ेगा और माध्यम के कण के वेग के विपरीत दिशा में ध्वनि का वेग घट जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ध्वनि का वेग पर डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है कि ध्वनि की चाल डैश पर निर्भर नहीं करती है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जो ध्वनि का स्पीड होता है वो किस पे निर्भर नहीं करता है। तो आप सभी इसको सर कंठाग्र कर लेंगे कि ध्वनि का जो वेग है वो तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ध्वनि का जो वेग है वो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर डैश नहीं बदलती है। मेरे मित्र यहाँ पे ध्वनि की ही बात की जा रही है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्वनि के किस चीज में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऐसा क्या होता है ध्वनि का जो नहीं बदलता है। तो आप कहेंगे सर बदल क्या जाता है, पहले ये बताओ। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का जो चाल होता है और जो तरंगदैर्घ्य होता है ये बदल जाता है, जबकि ध्वनि के आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर डैश नहीं बदलता, तो आप कहेंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, जबकि बदलता कौन है, यानी कि
बदल कौन जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल एवं ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बदल जाती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 20 हर्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को डैश तथा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंग को डैश कहा जाता है। मेरे मित्र यहाँ पे तीनों चीज एक ही में ले लिया गया है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 20 हर्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंग होगी ना, इसको हम लोग अपस्रव ध्वनि तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्रव ध्वनि तरंग कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। साथ ही 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग होगी, इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंग, क्योंकि इसको हम लोग सुन सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि तरंग को डिवाइड करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं: श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ज से नीचे होती, अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ज से नीचे होती है, जबकि श्रव्य तरंग जो होती है उसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंग की, तो सर पराश्रव्य ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ज से ऊपर का होता है। तो जब भी बात की जाएगी श्रव्य ध्वनि तरंग की, तो आप कहेंगे इसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होगी। बात की जाएगी अपश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति की, आप कहेंगे इसकी आवृत्ति 20 हर्ज से नीचे का होगा। और बात की जाएगी पराश्रव्य ध्वनि तरंग की, तो आप कहेंगे इसकी आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ज से ऊपर का होगा। आइए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दे ही दिया गया है कि 20 हर्ज से ऊपर के तरंगों को डैश तरंग कहते हैं। आप सभी याद रखना कि इसको हम लोग पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं या पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि डैश आदि 20,000 हर्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पराश्रव्य ध्वनि तरंग को हम लोग नहीं सुन सकते हैं और साथ ही अपश्रव्य ध्वनि तरंग को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि डैश आदि 20,000 हर्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब के सब क्या करते हैं सर? तो सर 20,000 हर्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? नेक्स्ट करा जा रहा है कि डैश तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होता है, इसी साउंड वेव का इस्तेमाल समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए, वायुयान तथा घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी याद रखना, पराश्रव्य ध्वनि तरंग क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का ही उपयोग किस में किया जाता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए और वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। आइए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आपका क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम डैश की दूरी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बात किसकी की जा रही है? इको की जा रही है। किसकी की जा रही है? इको की जा रही है। इको आपका किस घटना पे आधारित होता है? ध्वनि के परावर्तन के घटना पे आधारित होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पहाड़ी इलाका में जाते हैं या किसी बंद रूम में जाते हैं जिसमें कोई सामान नहीं रहता है, तो आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो आपको आवाज गूंजता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो रूम आपका खाली होता है या आप पहाड़ी इलाका में जाते हैं तो वहां पे ध्वनि को प्रोड्यूस आप करते हैं और वो जो ध्वनि निकलती है वो परावर्तक सतह से, चाहे अगर रूम में है तो दीवार से टकराएगी, पहाड़ी इलाका में है तो किसी पहाड़ से टकराएगी, वो टकरा करके फिर से रिटर्न आपके कान तक आता है। तो आप कहते हैं यहाँ पे तो आवाज गूंज रहा है और इसी को हम लोग प्रतिध्वनि इको कहते हैं। तो एक्चुअली में इको जो है वो किस पे आधारित है? तो ध्वनि के परावर्तन के घटना पे आधारित है। इसमें क्या होता है? तो सर हमको गूंज सुनाई पड़ता है अपने ही आवाज का। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि ये लड़का है
जो क्या कर रहा है, तो सर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पे अगर हमारा कोई परावर्तक सतह है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी तो ध्वनि का परावर्तन होगा या हमको इको सुनाई पड़ेगा। आप सभी याद रखना 17 मीटर होगी तो आपको क्या सुनाई पड़ेगा, तो सर अनुगुंज या फिर आप कह सकते हो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है इसमें क्या भराएगा, आप कहेंगे 17 मीटर भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि लोलक का आवर्तकाल लोलक के डैश पर निर्भर नहीं करता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे लोलक क्या है, तो सर जब हम लोग किसी बॉब को किसी लंबाई में न वृद्धि वाले रस्सी या किसी टैंक के सहारे लटकाते हैं तो वो हमारा किसके तरह कार्य करता है, लोलक के तरह कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई रस्सी है और यहाँ पे आपने एक बॉब लगा दिया तो इसके लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, आगे पीछे घूमते रहेगा, तो ये हमारा लोलक हो जाएगा, यानी कि ये हमारा पेंडुलम के तरह कार्य करेगा। और ध्यान में रखेंगे कि जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है यानी कि टी होता है वो किसके बराबर होता है, 2π√L/g के बराबर होता है। आप क्या देख रहे हैं, इस फॉर्मूला में कहीं पे भी वस्तु के द्रव्यमान का जिक्र नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लोलक का आवर्तकाल लोलक के डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो आप कह सकते हैं कि लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव डैश तक रहता है, यानी कि कितना समय तक रहता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आप किसी भी आवाज को अगर सुनते हैं तो उसका प्रभाव आपके कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, और अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका जो पिक्चर होता है वो आपके आंख पर 1/16 सेकेंड तक रहता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना तक रहता है, तो आप सभी याद रखेंगे 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितना देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई डैश है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी एक पारसेक में कितना दूरी होता है, तो आप सभी याद रखेंगे एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अगर एक पारसेक में प्रकाश वर्ष करके पूछा जाए क्वेश्चन कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है कि संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। मेरे मित्र यहाँ पे आपको संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है, वो संबंध ध्यान में रखना होगा। क्या होता है, तो ke = p²/2m होता है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संवेग दुगुना कर दिया जाए। यहाँ पे p क्या है, आपका संवेग है, p क्या है, संवेग है। तो आप कहेंगे गुरुजी गतिज ऊर्जा तो संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, संवेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि संवेग दोगुना कर दिया जाए। तो संवेग दोगुना होगा तो जाहिर सी बात है कि ये 2p का स्क्वायर हो जाएगा अब बटा 2m हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 2p का स्क्वायर होगा तो 4p का स्क्वायर अब बटा 2m हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे इसको 4 इंटू p²/2m ना लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा आपका क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 4 गुना हो गया। कब, जब आपने संवेग को 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो गुरुजी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि भू-स्थिर उपग्रह डैश की ओर घूमता है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। किधर घूमता है सर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि भू अस्थिर उपग्रह किधर घूमता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी भू अस्थिर उपग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। भू स्थिर उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो किसके बराबर होता है, तो पृथ्वी के अक्ष का जो घूर्णन काल होता है उसके बराबर होता है। कितना सर, 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि आपेक्षिक घनत्व को डैश से मापा जाता है, आप सभी याद रखना, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक कंफ्यूज करने वाला आपको हाइग्रोमीटर भी मिल जाता है कहीं कहीं पे, तो जहां पे भी हाइग्रोमीटर की बात की जाएगी ना, तो आप समझ आना आर्द्रता मापा जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? आर्द्रता मापा जाएगा, जबकि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? आपेक्षिक घनत्व मापा जाएगा। लेक्टोमीटर से तो सर दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा डैश डिग्री पर जमता है, तो मेरे मित्र ये तो याद करने वाला बात है, -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? तो सर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ठोसों में उष्मा का संचरण डैश द्वारा ही होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो उष्मा का संचरण होता है ये 3 तरीके से होता है। पहला होता है चालन, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं, दूसरा होता है संवहन, जिसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, और तीसरा होता है रेडिएशन, जिसको हम लोग विकिरण कहते हैं। कंडक्शन जब भी होगा, यानी कि चालन जब भी होगा, तो दो ठोस वस्तु के बीच में होगा। संवहन जब भी होगा तो ये द्रव या गैस के बीच होगा, जबकि विकिरण रेडिएशन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ठोसों में उष्मा का संचरण आप कहेंगे चालन द्वारा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। आइए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गैसों तथा द्रवों में उष्मा का संचरण आप कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है संवहन द्वारा होता है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कि डैश एक स्वरमापी है, तो मेरे मित्र इस चीज को आप एज अ वन लाइनर याद रख लेंगे कि सोनोमीटर जो है वो क्या है? एक स्वर्णमापी है। फिर क्वेश्चन करा जा रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डैश सबसे अधिक तथा डैश सबसे न्यूनतम होता है, तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा जो आयतन होता है वो क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए VVI रहेगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहां तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।